हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6। क्या है ये चैप्टर? सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। मीन्स जो भी नेटिव्स थे वहाँ उसको सिविलाइज कैसे करेंगे और कैसे एजुकेट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 है, सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन, पार्ट 1। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या क्या टॉपिक देखेंगे, क्या क्या टॉपिक इसमें देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हाउ डिड द ब्रिटिश सी एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरीके से देख रहा था? ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में ग्रेव ने क्या एरर करा था? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। अब इसमें पहला टॉपिक क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। हाउ डिड द ब्रिटिश सी एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरीके से देखता था? ठीक है, द इंग्लिश वांटेड टू इंट्रोड्यूस ए प्रॉपर करिकुलम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंग्लिश क्या चाहता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहता था? एक प्रॉपर करिकुलम। प्रॉपर करिकुलम करने का मतलब है कि एक मीन्स उसके पास एक ऐसा रूटीन टाइप का हो जिसपे कि एजुकेशन सिस्टम बेस्ड हो। मीन्स एक प्रॉपर करिकुलम चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम बेस्ड हो इंडिया में। और उनका ये क्या था, वो क्या चाहते थे? वो एक अटैम्प्ट था सिविलाइज करने का इंडियंस को, एंड मेक इंडियंस गुड सब्जेक्ट या सिटीजन्स। मीन्स वो ये चाहते थे कि इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम हो वो क्या हो, एक प्रॉपर करिकुलम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो। उसके साथ साथ क्या हो, उसी के साथ साथ इंडियंस को सिविलाइज करें और इंडियंस को क्या बनाए, एक अच्छा सिटीजन बनाए। हाउएवर बोथ द रीजन वेयर डिसेप्टिव, लेकिन दोनों रीजन क्या था, उनका एक परसेप्शन था या डिसेप्टिव था। दीज इंग्लिशमैन सपोर्टेड ओरिएंटलिस्ट लर्निंग और द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रेदर देन यूरोपियन सब्जेक्ट एंड देयर लर्निंग। ये इंग्लिशमैन, कुछ इंग्लिशमैन उनमें से क्या थे, वो ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को सपोर्ट करते थे। मीन्स ओरिएंटलिस्ट लर्निंग का क्या मतलब है? ओरिएंटलिस्ट लर्निंग, ओरिएंटलिस्ट लर्निंग, ओरिएंटलिस्ट लर्निंग का क्या मतलब है? ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, कुछ इंग्लिशमैन क्या चाहते थे, वहाँ पर क्या हो, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम बेस्ड हो। ठीक है, रेदर देन यूरोपियन सब्जेक्ट, ना कि यूरोपियन सब्जेक्ट एंड देयर लर्निंग। लेटर दीज इंग्लिशमैन शिफ्टेड एंड फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो इंग्लिशमैन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर जो भी ब्रिटिश यहाँ रह रहे थे उन्होंने क्या करा कि ये जो भी हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था उसको शिफ्ट करके किस पे शिफ्ट कर दिया? ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को शिफ्ट किस पे कर दिया? इंग्लिश एजुकेशन। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को क्या किस में शिफ्ट कर दिया? इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं हम लोग द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ? हियर वी विल स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन सपोर्टिंग ओरिएंटल लर्निंग। यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कि ओरिएंटल लर्निंग को सपोर्ट कर रहे थे। पहला क्या आ गया? पहला आ गया आपका विलियम जोन्स। ही रीच्ड इंडिया इन 1783। वो इंडिया कब पहुंचा? 1783 में पहुंचा। आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड एज द जूनियर जज। जूनियर जज अपॉइंट होने के बाद कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पर ये क्या अपॉइंट हुए? जूनियर जज अपॉइंट हुए। कब? ये इंडिया कब पहुँचे थे? 1783 में इंडिया पहुँचे थे। ये इंडिया कब पहुँचे? 1783 में इंडिया पहुँचे। लेकिन ये इंडिया पहुँचने के बाद ये किस में अपॉइंट हुए? सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता में जूनियर जज में ये अपॉइंट हुए। ही वॉज वेरी लर्नड मैन विथ ए ग्रेट पर्सनालिटी। ये बहुत एजुकेटेड आदमी थे विद ग्रेट पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा था। ही वॉज ए लॉ एक्सपर्ट। कौन थे ये? लॉ एक्सपर्ट थे। एंड ऑल्सो हैड ए गुड ग्रिप ओवर मल्टीपल लिंग्विस्ट। मीन्स इनके पास बहुत अच्छा जानकारी था, किनका? इनका पकड़ बहुत अच्छा था मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर। क्या क्या लैंग्वेज ये जानते थे? इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच। वाइल स्टडिंग इन इंडिया जॉन लर्नड बोथ संस्कृत एंड पर्शियन। यहाँ रह करके जब इंडिया में रहने लगा जॉन, उस टाइम पे ये क्या क्या सीख लिए? उस टाइम पे ये क्या क्या सीख लिए? संस्कृत और पर्शियन भी सीख लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही टूक ए कीन इंटरेस्ट इन गैदरिंग नॉलेज अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट्स कस्टम। इन्होंने किस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया? उन्होंने नॉलेज को इकट्ठा करना शुरू किया। किसके बारे में? इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट्स कस्टम। इंडियन सिविलाइजेशन क्या, इंडियन भारतीय सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और उसके कस्टम क्या है। ही स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट।
उन्होंने क्या करा, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, जैसे कि फिलॉसफी, मोरालिटी, लॉ, साइंस, मेडिसिन, अर्थमेटिक एंड पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। ये तो पहला थे। कौन थे पहला? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ये फर्स्ट थे जो कि इंडिया का पहुंचे थे 1783 में, जब इसको जूनियर जज अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये इनका क्या है, करेक्टराइजेशन है। ठीक है जी, ये इनका करेक्टराइजेशन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन थे? दूसरा है आपका हेनरी थॉमस केलब्रुक। हेनरी थॉमस केलब्रुक, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश ऑफिशियल रिसाइडिंग इन कलकत्ता हु वाज ए सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट लर्निंग। ओरिएंटलिस्ट लर्निंग हमने पहले बात करा था। ओरिएंटलिस्ट लर्निंग मतलब ओल्ड टाइप ऑफ लर्निंग, मीन्स पहले जो हम लोग संस्कृत पढ़ते थे उस तरीके का लर्निंग। ये भी क्या चाहते थे, ये भी कलकत्ता में रहते थे, रिसाइडिंग इन कलकत्ता। हु वाज सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट लर्निंग, जो कि किसके सपोर्टर थे? ओरिएंटलिस्ट लर्निंग के सपोर्टर थे, लाइक जोन्स। ही टूक ए कीन इंटरेस्ट इन स्टडिंग इंडियन सब्जेक्ट। इन्होंने भी इंडियन सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। ही वाज ऑल्सो बिजी ट्रांसलेटिंग इंडियन स्क्रिप्चर्स इनटू इंग्लिश। ये किस में बिजी हो गए? जो भी इंडियन स्क्रिप्चर्स थे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद तीसरा कौन था? नाथेलियल हालहेड। हालहेड वाज ए ओरिएंटलिस्ट। ये भी ओरिएंटलिस्ट है। ये भी किसके सपोर्ट में थे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम हो इंडिया में वो पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था वही रहे, ठीक है। एंड ग्रामरियन हु इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द फर्स्ट ग्रामरियन टू राइट ए बंगला ग्रामर यूजिंग बंगला टेक्स्ट एंड लेटर्स फॉर इलिस्ट्रेशन। ये क्या था? ये ग्रामरियन था जो कि क्या कर रहा था, जो भी बंगला का ग्रामर था कलकत्ता में, उसको क्या कर रहा था, उसका इलिस्ट्रेट कर रहा था, उसको समझा रहा था, उसका मीनिंग निकाल रहा था कि क्या है बंगला के ग्रामर में। ही टू वॉज बेस्ड ऑन इन कलकत्ता एंड टू के कीन इंटरेस्ट इन नोइंग इंडियन सब्जेक्ट। इन्होंने इंडियन सब्जेक्ट को जानने में भी इंटरेस्ट रखना शुरू किया, ठीक है। हल हैज मेड सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। क्या क्या ट्रांसलेशन किया? उपनिषद 1787 में, बेस्ड ऑन दारा सिको पर्शियन ट्रांसलेशन। इन्होंने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। अब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी मीन्स एशियाटिक सोसाइटी क्यों बना, कब बना और किनके थ्रू बना, ठीक है। हेनरी थॉमस कोलब्रक, विलियम जोन्स एलॉन्ग विथ नाथेलियल। कौन कौन थे भाई? हेनरी थॉमस कोलब्रुक, विलियम जोन्स एलॉन्ग विथ नाथेलियल हालहेड इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल इन कलकत्ता। बंगाल में, कलकत्ता के बंगाल में इन्होंने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। अब इस सोसाइटी के क्या है, दिस सोसाइटी पब्लिश्ड ए मैगजीन। ये क्या पब्लिश करता था? मैगजीन पब्लिश करता था, जिसका क्या नाम था? एशियाटिक रिसर्चर्स। मैगजीन का क्या नाम था? मैगजीन का क्या नाम था? मैगजीन का नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स, ठीक है। इसके फाउंडेशन मेंबर कौन कौन थे? हेनरी थॉमस कोलब्रुक, विलियम जोन्स एंड नाथेलियल हालहेड। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया। अब ये जो सोसाइटी था वो क्या पब्लिश करता था? मैगजीन पब्लिश करता था। क्या टाइटल से? टाइटल का क्या नाम था? एशियाटिक रिसर्चर। क्या नाम था? एशियाटिक रिसर्चर्स। द सोल पर्पस ऑफ द सोसाइटी वाज टू ट्रांसलेट इंडियन सब्जेक्ट इनटू इंग्लिश। मेन पर्पस क्या था उस सोसाइटी का? एशियाटिक सोसाइटी का मेन पर्पस था कि जो भी इंडियन सब्जेक्ट था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ताकि क्या हो सके, लोग जो इंग्लिश में यहाँ रह रहे हैं उन चीज़ों को समझ सके, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एजुकेशनल सेंटर भी सेटिंग करना शुरू किया। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्रमोटेड ओरिएंटलिस्ट लर्निंग। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिसने कि किसको प्रमोट किया? ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को प्रमोट किया इंस्टीड ऑफ यूरोपियन लर्निंग। किसके बदले में? यूरोपियन लर्निंग के बदले में किसको सपोर्ट किया? ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को सपोर्ट किया। द ओरिएंटलिस्ट वेयर इन फेवर ऑफ सेटिंग अप एजुकेशनल सेंटर्स टू प्रमोट ओरिएंटल लर्निंग सच एज पर्शियन एंड संस्कृत। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो किसके फेवर में थे? क्या सेटिंग करने के फेवर में थे? वो ये सेटिंग करने के फेवर में थे कि जो भी एजुकेशनल सेंटर हो वो क्या हो, पर्शियन एंड संस्कृत में हो। प्रमोट ओरिएंटलिस्ट लर्निंग सच एज पर्शियन एंड संस्कृत। वो ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे, एजुकेशनल सेंटर को सपोर्ट कर रहे थे जो कि क्या हो, पर्शियन और संस्कृत हो। दे वॉन्टेड टू टेक दिस अप्रोच बिकॉज दे वॉन्टेड टू विन द हार्ट्स ऑफ इंडियन फर्स्ट। ये क्यों ये अप्रोच लेना चाहते थे? क्यों वो चाहते थे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम हो भारत में, जो भी तरीका हो इंडियन को सिविलाइज करने का या उनके सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का,
तो वो इसलिए ये चाहते थे कि ओरिएंटलिस्ट लर्निंग हो, क्योंकि वो इंडियंस का हर्ट जीतना इंडियंस का दिल जीतना चाहते थे। पहले वो दिल देना चाहते थे एंड देन ट्राई टू सिविलाइज देम, उसके बाद वो क्या चाहते थे, उनको सिविलाइज करेंगे इंडियंस को। ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली लर्निंग सेंटर्स वे सेटअप, धीरे धीरे क्या हुआ, लर्निंग सेंटर सेटअप होना शुरू हुआ। वन सच सेंटर वाज सेटअप एट कलकत्ता इन 1781। इसी तरह में से एक सेंटर सेटअप हुआ कब, 1781 में, विच वाज मदरसा, जो कि क्या था, मदरसा था। ठीक है। इट मेनली फोकस्ड ऑन टीचिंग इस्लामिक लॉ। वो किस पे फोकस करता था मदरसा, ये फोकस करता था इस्लामिक लॉ को पढ़ाने में, पर्शियन एंड अरेबिक। क्या क्या मदरसा पढ़ाता था, इस्लामिक लॉ, पर्शियन एंड अरेबिक। इन 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारसी में सेटअप हुआ। ठीक है, संस्कृत कॉलेज वाराणसी में सेटअप हुआ कब, 1791 में। अब ईस्ट का देखते हैं ग्रेव एरर, उनका क्या गलती हुआ यहाँ, उसके हाउ द अप्रोच वाज चेंज। अब जब ये ओरिएंटलिस्ट लर्निंग चल रहा था, ओरिएंटलिस्ट सेटअप हो रहा था, हर जगह एजुकेशनल सिस्टम सेटअप हो रहा था, अब ये अप्रोच कैसे चेंज हो गया, ये अप्रोच कैसे चेंज हुआ। इन द बिगनिंग द ब्रिटिशर्स सपोर्ट द ओरिएंटलिस्ट, बट लेटर ऑन देयर सपोर्ट बेस शिफ्ट टू इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ फोकस। शुरू में क्या था, इन द बिगनिंग शुरू में क्या था, ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट कर रहा था, ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को सपोर्ट कर रहा था। मीन्स पुराने चीज़ों को पढ़ाना सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका बेस कहाँ शिफ्ट हो गया, उसका बेस कहाँ फोकस हो गया, इंग्लिश में फोकस हो गया, कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे। दिस शिफ्ट वाज विटनेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब ये शिफ्ट कब हुआ, ये शिफ्ट हम कब देख सकते हैं, 19th सेंचुरी के शुरू में ये शिफ्ट होना शुरू हुआ। मीन्स ओरिएंटलिस्ट से इंग्लिश में शिफ्ट होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लर्निंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश लर्निंग। ठीक है। टू फेमस पर्सनालिटी हु एडवोकेटेड दिस लर्निंग, दो फेमस पर्सनालिटी है जिसने कि ये जो भी ओरिएंटलिस्ट लर्निंग था उसको इंग्लिश लर्निंग में कन्वर्ट करा। कौन कौन थे, जेम्स मिल, और दूसरा कौन थे, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। ये दो ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने क्या करा कि जो भी ओरिएंटलिस्ट लर्निंग था उसको धीरे धीरे किस में शिफ्ट करा दिया, इंग्लिश में शिफ्ट करा दिया। ठीक है। अब जेम्स मिल के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मेन पर्सन हु एंग्लिलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट इन इंडिया इंस्टीड ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। ओरिएंटल लर्निंग के बदले में वो किसको सपोर्ट करने लगे, ये इंग्लिश लर्निंग को सपोर्ट करने लगे। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू हिम, पहले इनके अनुसार क्या था, ब्रिटिश शुड नॉट मेक एनी इफर्ट्स टू प्लीज द इंडियंस। मीन्स ब्रिटिश को कोई भी इफर्ट्स नहीं लगाना चाहिए इंडियंस को कुछ भी सिखाने में। सेकेंडली द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि वो उसी टाइम पे प्रैक्टिकल होना शुरू हो। थर्डली ही बिलीव्ड दैट इंडियन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट। थर्डली क्या था, ये बिलीव क्या करते थे कि इंडियंस को क्या पता होना चाहिए, या वो उसको क्या किस बात से अवेयर होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूरोप में या वेस्ट में क्या डेवलप हो रहा है, कौन से ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप हो रहा है। ठीक है। अब मैक्यूले का देखते हैं। ही कंसिडर्ड इंडिया टू बी एन अनसिविलाइज नेशन। जबकि हमारा सिविलाइज कब से चल रहा है, सबसे पहला क्या बना था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसी टाइम से हम सिविलाइज चल रहे हैं। लेकिन इनको क्या लगता था मैक्यूले जी को कि इंडिया क्या था, एक अनसिविलाइज नेशन था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इनको क्या लगता था कि जो एक यूरोपियन लाइब्रेरी में एक अच्छा सा सेल्फ रखा हुआ है किताब का, वो पूरा लिटरेचर को इंडिया और अरेबिया के पूरा लिटरेचर को हम उसमें समा देंगे, फिर भी वो ज़्यादा होगा सिंगल सेल्फ। इसके अनुसार, मैक्यूले के अनुसार, ही अगेन डिमांडेड इंडियंस बाय स्टेटिंग दैट हैड दे नो द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने क्या डिमांड किया इंडियन से कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज पता होना चाहिए। दे वुड बी एबल टू रीड द फाइनेस्ट लिटरेचर टू बी बीन एवर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर। इनको उन्होंने क्या डिमांड किया कि वो एक फाइनेस्ट लिटरेचर को, एक बहुत अच्छी लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियन के साथ, जो कि कभी भी पूरे विश्व में कभी भी वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है। वो कौन सा लिटरेचर था, इंग्लिश लिटरेचर। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट, वो क्या स्टेट करते थे, थ्रू द हेल्प ऑफ इंग्लिश की मदद से दे वुड बी एबल टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ यूरोप वाज प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस।
उन्होंने क्या स्टेट किया, ही स्टेटेड दैट थ्रू द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की मदद से दे वुड बी एबल टू गेट एन आइडिया, एक आइडिया मिलेगा इंडियंस को यूरोप कैसे प्रोग्रेस कर रहा है साइंस के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, हाउ मल्टीपल डिस्कवरी वेयर बीइंग मेड, कैसे मल्टीपल डिस्कवरी बन रहा है। ठीक है, अब मैक्यूले का इन 1835 1835 में द एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन बिहाफ ऑफ मैक्यूलेज मिनट्स। 1835 ईस्वी में क्या हुआ, एजुकेशन एक्ट पास हुआ, किसके बिहाफ में, मैक्यूले के मिनट्स के हिसाब से ये पास हुआ। डिसीजन सच एज दैट यूरोपियन सब्जेक्ट वुड बी टाउट अलॉन्ग विथ कीपिंग इंग्लिश एज द बेसिक मीडियम ऑफ लर्निंग वेयर टू बी एडॉप्टेड। यूरोपियन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें इंग्लिश जो है बेसिक मीडियम रखेंगे, मीन्स हर जगह इंग्लिश होना चाहिए। यूरोपियन सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि इसमें इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। ऑन फरवरी 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले सर्कुलेटेड मिनट ऑन एजुकेशन, ए ट्रीटाइज दैट ऑफर डेफिनेटिव रीजन फॉर व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन प्रोविजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन। मतलब उन्होंने क्या करा, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन हुए कब, 2 फरवरी 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, उन्होंने एक मिनट सर्कुलेट किया, क्या एजुकेशन के ऊपर एक मिनट सर्कुलेट किया। उसमें क्या था कि उन्होंने रीजन दिया कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे स्पेंड करना चाहिए किसके ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर, एज वेल एज प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज स्पेशली द साइंस इन इंडिया। मतलब क्यों उनको पैसे स्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने क्या एक सर्कुलेट किया, मिनट सर्कुलेट किया। ठीक है, वाइल द मिनट, जब मिनट एक्नोलॉजेबल हुआ, वाइल द मिनट एक्नोलेज्ड द हिस्टोरिक रोल ऑफ संस्कृत एंड अरेबिक लिटरेचर इन द सब कॉन्टिनेंट, इट ऑल्सो कंटेंडेड दैट दे हैड लिमिटेशन। जैसे ही मिनट सर्कुलेट हुआ वैसे ही क्या हुआ कि संस्कृत और अरेबिक लिटरेचर का जो हिस्टोरिक रोल था उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी उन्हें कुछ लिमिटेशन दिख गया। ए मंथ आफ्टर इस सर्कुलेशन, वो मिनट सर्कुलेशन के 1 महीने बाद, द मिनट बिकम पॉलिसी, वही मिनट क्या हो गया, पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया, नीति में कन्वर्ट हो गया। व्हेन विलियम बेंटिक्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक्स, साइंड द रिजोल्यूशन, उन्होंने उस मिनट को साइन कर दिया। दस लॉर्ड विलियम बेंटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज मार्क्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इसलिए क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या मार्क किया गया, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन के थ्रू मार्क है। क्योंकि किसने साइन करा था उसमें, उस टाइम में ये कौन थे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या थे, वे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या थे, जीजी ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसी चैप्टर का, एनसीईआरटी का ही ये चैप्टर है, इसी को हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, वुड्स डिस्पैच। क्या वुड्स डिस्पैच क्या था, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स, विलियम एडम्स का क्या रिपोर्ट हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल, स्कूल का डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, व्यू ऑफ गांधी एंड टैगोर ऑन इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन पे गांधी और टैगोर का क्या व्यू था, वो क्या सोचते थे, गांधी का क्या व्यू था, टैगोर का क्या व्यू था, डिसिमिलरिटी बिटवीन गांधी व्यूज़ एंड टैगोर व्यूज़ ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट पे गांधी का क्या व्यू था, गांधी क्या सोच रहा था और टैगोर क्या सोच रहा था। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन देखेंगे, थ्रू द लाइट ऑन वुड्स डिस्पैच, वुड्स का डिस्पैच क्या था, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको इन चीज़ों को, इस टॉपिक में इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन हुआ, थ्रू द लाइट ऑन वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच पे एक प्रकाश डालिए। द आंसर विल बी, आंसर में हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या आंसर में होगा, पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या होगा, इंट्रोडक्शन, जो कि 30 से 40 वर्ड, ये क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, मेंस क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, थ्रो द लाइट ऑन वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच के ऊपर क्या है, प्रकाश डालिए। आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बेसिक्स ऑफ वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच का क्या बेसिक था वो देखेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या देखेंगे, मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच का मेन रिकमेंडेशन क्या था, वो क्या रिकमेंड करना चाहता था। अब देखते हैं हम लोग वुड्स डिस्पैच। ठीक है,
उस डिस्पैच में इन 1854 1854 ईस्वी में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेंट ए नोट रिगार्डिंग एजुकेशन टू द गवर्नर जनरल। मीन्स क्या हुआ कि 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उस टाइम में क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, एक नोट सेंड किया, किसको, गवर्नर जनरल को। क्या नोट्स था, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ल्स वुड। उस डिस्पैच का क्या मतलब है, ये किसके नाम से हुआ, चार्ल्स वुड के नाम से हुआ। उस टाइम में चार्ल्स वुड क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या थे, प्रेसिडेंट थे कौन, चार्ल्स वुड। उन्हीं के नाम पे क्या हुआ, इस डिस्पैच का नाम क्या हुआ, उस डिस्पैच। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लेटर सेंड करा, किसको, गवर्नर जनरल को। इट वॉज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, उस डिस्पैच बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, इन दिस डिस्पैच, इस डिस्पैच में क्या देखेंगे, द मेरिट ऑफ इंग्लिस्टिक एजुकेशन, मीन्स इंग्लिश एजुकेशन का मेरिट वे डिस्कस्ड। इस डिस्पैच में क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन का मेरिट डिस्कस हुआ कि हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए, मेनली फ्रॉम ए कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की, ताकि हम क्या कर सकें, इसमें व्यापार कर सकें। इन 1835 में क्या हुआ था, मैक्यूले लॉन्च्ड इंग्लिस्टिक एजुकेशन एंड इट वाज कंटिन्यूड बाय उस डिस्पैच। 1835 में क्या हुआ था, मैक्यूले ने क्या लॉन्च किया था, मैक्यूले ने लॉन्च किया था इंग्लिश एजुकेशन लॉन्च किया, और उसी के अनुसार उसी को कंटिन्यू किसने किया, उड्स ने कंटिन्यू किया, चार्ल्स वुड ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उड्स डिस्पैच बोलते हैं। ठीक है, चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस टाइम में चार्ल्स वुड क्या थे, चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। उड्स डिस्पैच वाज इन द फॉर्म ऑफ नोट इन विच बेनिफिट ऑफ इंग्लिश लर्निंग हैड बीन हाईलाइटेड। उस डिस्पैच में क्या था, उस नोट में क्या था, जो भी नोट उन्होंने गवर्नर जनरल को सेंड किया था, उस नोट में क्या था कि इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश लर्निंग के बेनिफिट को हाईलाइट किया गया था। मेन फोकस ऑफ उड्स डिस्पैच, उस डिस्पैच का मेन फोकस क्या था। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन था या यूरोपियन सब्जेक्ट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश विच वाज स्टार्टेड इन 1835। इंग्लिश एजुकेशन कब स्टार्ट हो गया था, मैक्यूले के थ्रू। कब स्टार्ट हो गया था, 1835 में स्टार्ट हो गया था। वुड बी वेरी बेनिफिशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इन इंडिया। उन्होंने क्या करा, चार्ल्स वुड ने क्या करा कि उन्होंने एक नोट भेजा किसको, गवर्नर जनरल को, और उसमें क्या हाईलाइट करा, उसमें उन्होंने ये हाईलाइट करा कि जो इंग्लिश लर्निंग है या फिर जो इंग्लिश लर्निंग है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, उन चीज़ों को हाईलाइट करा। अब उस डिस्पैच का मेन फोकस किस पे हुआ, इंग्लिश एजुकेशन क्यों होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन इसलिए होना चाहिए ताकि, ये उस डिस्पैच के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ने जो उस लेटर में लिखा था, मेनली क्या लिखा था, उनका मेनली फोकस क्या था कि जो भी यूरोपियन सब्जेक्ट है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। जो कि कब स्टार्ट हो चुका था, ये स्टार्ट हो चुका था 1835 में। वुड बी वेरी बेनिफिशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्स, किसमें बेनिफिट होगा, कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, एंड ट्रेड इन इंडिया, और क्या करेंगे हम लोग, इंडिया में ट्रेड करना शुरू करेंगे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस लर्निंग के इंट्रोडक्शन के साथ साथ द डिमांड फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज बिकॉज इंडियंस वुड बी अवेयर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। मीन्स क्या होगा, दूसरा डिमांड क्या, दूसरा उन्होंने क्या हाईलाइट करा इसमें उस डिस्पैच में, कि जैसे ही हम लोग इंग्लिश लर्निंग को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडियंस अवेयर हो जाएगा कि ब्रिटिश प्रोडक्ट में क्या है, उसका क्या बेनिफिट है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है, जब तक हम लोग इंग्लिश पढ़ाएंगे तो। उसके बाद तीसरा क्या हो गया, यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। यूरोपियन लर्निंग क्या करेगा, यूरोपियन लर्निंग मतलब इंग्लिश लर्निंग क्या करेगा कि जो भी मोरल कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इंडियंस वुड बिकम मोर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। इंडियंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हो जाएगा, मीन्स सत्य बोलने लगेगा। एज ए रिजल्ट द कंपनी गॉट देम इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी को क्या मिलेगा, एक ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट मिलेगा, एक जिस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, वो सिविल सर्वेंट मिलेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इम्पैक्ट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच इन इंडियन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ वुड्स डिस्पैच का। ठीक है, इन्होंने तो क्या सोचा, कि इम्प्रूव होगा क्या, मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस का मोरल कैरेक्टर इंप्रूव होगा, मोर ऑनेस्ट होगा, जो भी इंडियंस हैं वो मोर ऑनेस्ट होगा, और क्या मिलेगा,
ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट मिलेगा, मीन्स जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बिलीव कर सकता है, जिसके ऊपर भरोसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ए प्राइमरी आउटकम ऑफ द एक्ट वाज टू इंक्रीज एजुकेशनल एसेसिबिलिटी। प्राइमरी आउटकम क्या हुआ कि उनको क्या करना था कि एजुकेशनल एसेसिबिलिटी को इंक्रीज करना हुआ। एज ए रिजल्ट मोर पीपल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन एन एजुकेशन विद स्कूल एंड कॉलेज बीइंग सेटअप ऑल ओवर इंडिया। मीन्स क्या हुआ कि एसेसिबिलिटी को इंक्रीज करा उन्होंने, जिसके कारण क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि वो क्या करें, एजुकेशन ऑब्टेन करें स्कूल और कॉलेज में जा करके, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेटअप किया गया था, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। ये एक्ट क्या कंट्रीब्यूट करता था, इसके अपलिफ्टमेंट में या एम्पावरमेंट में, जो इंडियन मिडिल क्लास थे उसको अपलिफ्ट करने में और एम्पावर करने में ये कंट्रीब्यूट कर रहा था ये एक्ट, ठीक है। इट मेड जॉब्स इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मोर एसेसेबल बाय इंकरेजिंग इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन को इंकरेज करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगा, जॉब मिलने लगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिलने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलने लगा। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल क्लास। इसके कारण क्या हुआ, न्यू सोशल क्लास बन गया, दैट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया किसमें, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, मीन स्वतंत्रता दिलाने के मूवमेंट में, जो भी मूवमेंट हुआ था, और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और जो सोसाइटी में जो रिफॉर्म हुआ उस मूवमेंट में। इसमें देखेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग इसमें एक समरी देख लेते हैं। समरी क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बनने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को बनने के बाद, द जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जी स्कॉप जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर वॉज फाउंडेड इन 1599। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था, 1600 में बना था, 1599 में बना था। 1600 में उनको क्या, 1600 में क्या मिला था, क्वीन एलिजाबेथ वन से एक साइन मिला था, ठीक है। फॉर ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 218 मेंबर। जिस टाइम में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना था उस टाइम में क्या था, 218 मेंबर था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। क्या था उसका नाम, जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। बट इन 1773 में क्या हुआ, ट्रेड के कारण ए सेपरेट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक सेपरेट क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, वाज फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 24 मेंबर्स। 1773 में क्या हुआ, उसी में से, उसी 218 मेंबर्स में से क्या हुआ, एक 24 मेंबर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बट द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड विथ अर्लियर जी कॉप मीन्स जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू किससे कर दिया, इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हटाया गया। उसमें से 218 मेंबर्स में से 24 मेंबर को क्या बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस्टेब्लिश्ड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। 1784 में क्या हुआ, उन्होंने फिर से क्या करा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जिसमें कि मात्र 6 मेंबर रहा। पहले कितना मेंबर था, 218 मेंबर था। उसके बाद कितना मेंबर बना, 24 मेंबर का एक कोड बना, कोड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद फिर 1784 में क्या हुआ, यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फिर उसमें 6 मेंबर का एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। इसको डिजॉल्व करके, जी कॉप को डिजॉल्व करके 6 मेंबर का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के पहले देयर वाज ए गवर्नर जनरल इन इंडिया। क्या था, इंडिया में गवर्नर जनरल था, और क्या था, जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर नहीं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटेन में रखा गया। देयर वाज, इंडिया में क्या था, इंडिया में गवर्नर जनरल था। इंडिया में कौन राज कर रहा था, गवर्नर जनरल के नाम से राज कर रहे थे ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में क्या था, ब्रिटेन में कौन था, जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये तीनों कौन कहाँ थे, ब्रिटेन में थे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के बाद ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलॉन्ग विथ ए 15 मेंबर काउंसिल, एक क्या बनाया गया, एक सेक्रेटरी बनाया गया 15 मेंबर काउंसिल का, जिसमें कि इस्टेब्लिश किया गया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया। इन इंडिया में क्या हुआ, गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। इंडिया में क्या हो गया, कब, गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, वाइसरॉय बनाया गया। पहले इसको गवर्नर जनरल बोलते थे, लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या बाद इसी गवर्नर जनरल का क्या नाम हो गया,
वाइसरॉय नाम हो गया, ठीक है। द ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, और ये वाइसरॉय कौन होता था? ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेटिव होता था, ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स, पहले हमने उस डिस्पैच पढ़ लिया, अब विलियम एडम्स का क्या रिपोर्ट था? ही वॉज ए क्रिश्चियन मिशनरी हु कैम टू बंगाल एंड बिहार। वो क्या, उनके पास क्या था? वो क्रिश्चियन मिशनरी थे और वो कहाँ आए? बंगाल और बिहार में आए। ही हैड टू फाइंड आउट द ऑनगोइंग स्कूल इन बंगाल एंड बिहार एंड देयर स्टैंडर्ड। उन्होंने आया तो उन्होंने क्या ढूंढा कि जो भी बंगाल और बिहार में स्कूल चल रहा था और उसके क्या स्टैंडर्ड थे। 1830 में एडम इवेल्युएटेड इंडियन एजुकेशनल सिस्टम एंड फाउंड द लोकल स्कूल्स कॉल्ड पाठशाला इन इंडिया। उन्होंने क्या करा? एडम्स ने क्या इवेल्युएट किया कि जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो लोकल स्कूल क्या बोलते थे? पाठशाला बोलते थे। वे आर नॉट डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब। जो भी लोकल स्कूल था वो बढ़िया काम या अच्छा काम नहीं कर रहा था, आउटस्टैंडिंग जॉब नहीं कर रहा था, ताकि वहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल एज पर द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में क्या होना चाहिए? देयर वेयर फ्यूअर स्टूडेंट इन स्कूल, बहुत कम बच्चे थे स्कूल में। नॉट मोर देन 20, 20 से ज़्यादा नहीं। दिस स्कूल वेयर वेरी स्मॉल, ये स्कूल क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। द मेथड ऑफ एजुकेशन वॉज वेरी ओल्ड, एजुकेशन मेथड बहुत पुराना था। टीचर्स और स्कूल्स वेयर नॉट टेकिंग रेगुलर फी, टीचर्स और स्कूल रेगुलर फी नहीं ले रहा था। स्टूडेंट डिड नॉट हैव बुक्स और डेस्क, स्टूडेंट के पास बुक और डेस्क नहीं था। देयर वॉज नो प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग, कोई प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग नहीं था। देयर वेर नो ब्लैक बोर्ड्स एंड नो चेयर्स, स्कूल में ना तो ब्लैक बोर्ड था ना चेयर था। देयर वॉज नो प्रोसीजर टू टेक अटेंडेंस, कोई अटेंडेंस लेने का कोई प्रोसीजर नहीं था। क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर ए ट्री, उस टाइम में क्या होता था? क्लासेस कहाँ हेल्ड होता था? अंडर ए ट्री। कहाँ? इन ए शॉप, दुकान पे। इन ए विलेज, इन ए टेम्पल, इन ए मॉस्क और हाउस ऑफ द टीचर, यहाँ पर क्लासेस लेते थे। एडम्स रोट दैट स्टूडेंट फेल टू ज्वाइन द स्कूल थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने यह लिखा कि जो भी स्टूडेंट है वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते थ्रू आउट द पूरे साल। दे हैड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि उनके फैमिली को एग्रीकल्चर में सपोर्ट चाहिए होता है स्टूडेंट के। एडिशनल रीडिंग में आउटकम ऑफ एडम्स रिपोर्ट, एडम्स रिपोर्ट का क्या आउटकम हुआ? द कंपनी प्रोसीडेड टू रीस्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिफाई इंडियंस वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम। जो भी इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम था उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। एडम्स रिपोर्ट के अनुसार द टीचिंग मेथड वाज रीमोडिफाइड, टीचिंग मेथड को रीमोडिफाइड किया गया। एंड इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रॉम्प्टेड, और इंग्लिश एजुकेशन को प्रॉम्प्ट किया गया। द कंपनी एम्प्लॉयड पंडित, कंपनी ने क्या करा? पंडित को एम्प्लॉय करा, पंडित को जॉब पे रखा। हु वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑफ 5 स्कूल, जो कि वो पंडित का क्या जिम्मेदारी था? वो 5 स्कूल का इंचार्ज था। द पंडित वाज ऑल्सो मेड टू विजिट एवरी पाठशाला टू चेक इट्स एफिशिएंसी। पंडित के पास क्या राइट था कि वो प्रत्येक पाठशाला जा करके उसको चेक करे कि उसका एफिशिएंसी क्या है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट नोबल एंड डिस्टिंक्टिव प्रोटोकॉल्स वेयर इंस्टीट्यूटेड, मीन्स नोबल और डिस्टिंक्टिव प्रोटोकॉल्स इंस्टीट्यूट किया था। चिल्ड्रंस आर मेड टू सिट फॉर एन एनुअल एग्जामिनेशन, चिल्ड्रन को एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बैठाया जाए। फीमेल एजुकेशन टू वॉज प्रमोटेड, फीमेल एजुकेशन को भी प्रमोटेड किया गया। व्यूज ऑफ गांधी एंड टाइगर इन इंग्लिश एजुकेशन, गांधी और टाइगर का क्या व्यू था इंग्लिश एजुकेशन पे? सबसे पहले देखेंगे सिमिलरिटीज, सिमिलरिटी में क्या देखेंगे? गांधी का क्या व्यू था? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यूरोपियन एजुकेशन या कॉलोनियल एजुकेशन वाज मेकिंग इंडियन स्लेव्स। क्या कर रहा था वो इंडियंस को? ये गांधी का व्यू बता रहे हैं कि यूरोपियन एजुकेशन या कॉलोनियल एजुकेशन क्या बना रहा था? इंडियंस को स्लेव बना रहा था। स्लेव मीन्स गुलाम बना रहा था। दिस एजुकेशन इज आल्सो इन्फ्यूजिंग द फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी अमॉन्ग इंडियंस। वो क्या कर रहा था? इंडियंस के ऊपर इन्फ्योरिटी का भेदभाव, इन्फ्योरिटी का भाव आ रहा था इस यूरोपियन एजुकेशन के कारण। इंडियंस स्टार्टेड थिंकिंग दैट, इंडियंस ने क्या सोचना शुरू किया? यूरोपियंस वेयर बेटर देन इंडियंस, यूरोपियंस बहुत बेहतर है इंडियन से। दिस एजुकेशन स्पॉइल्स इंडियन कल्चर एंड फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस। उसने क्या करा? इंडियन कल्चर और फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस को बर्बाद कर दिया। गांधी सेड दैट, गांधी जी ने क्या बोला? दिस एजुकेशन इज हैविंग पॉइजन, ये एजुकेशन एक जहर की तरह है। फुल ऑफ सिंस एंड मेकिंग इंडियन स्लेव, और इंडियन को क्या बना रहा है? गुलाम बना रहा है। गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग इंडियन एजुकेशन विच इज़ फुल ऑफ सेल्फ स्टीम एंड नेशनल प्राइड। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी किस फेवर में थे? वो इंडियन एजुकेशन को फेवर करे और नेशनल प्राइड बने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार इंग्लिश एजुकेशन इज मेकिंग इंडियंस क्रीपल एंड इंडियंस आर बिकमिंग स्ट्रेंजर्स इन देयर लैंड। इंग्लिश एजुकेशन क्या कर रहा है? उनको, इंडियंस को अपने ज़मीन पर ही एक
अजनबी की तरह ट्रीट कर रहा है, अजनबी की तरह बना रहा है। गांधी सेड दैट दिस एजुकेशन इज पुटिंग इम्पेसिस ऑन ओनली रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ट्रांसफरिंग ओरल नॉलेज। मतलब क्या है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ इसके ऊपर इम्फेसिस कर रहा है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को, ना कि उसको ओरल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए। गांधी जी सेड दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोल। एजुकेशन का क्या पर्पस होना चाहिए? एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन को अपलिफ्ट करें और उनकी आत्मा को डेवलप करें। अब उसमें देखते हैं कि टैगोर का क्या था, टैगोर का क्या व्यू हुआ। टैगोर का क्या व्यू हुआ? टैगोर फाउंडेड हिज ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड शांति निकेतन इन 1901 इन कलकत्ता। कलकत्ता में क्या करा टैगोर ने? शांति निकेतन नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करा। व्हेन टैगोर वाज ए यंग चाइल्ड ही डिडंट लाइक लर्निंग इन मॉडर्न स्कूल। जब ये बच्चे थे, यंग चिल्ड्रन थे टैगोर, वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे। अकॉर्डिंग टू टैगोर चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट फ्री सो दैट दे कुड लर्न बाय देमसेल्फ। चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने आप से पढ़ाई करना शुरू करें। अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार मॉडर्न स्कूल आर किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। मॉडर्न स्कूल क्या कर रहा था? जो भी क्रिएटिविटी था उसको दबा दे रहा था या मार दे रहा था। अब देखते हैं हम लोग डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी क्या हुआ? डिसिमिलरिटी बिटवीन गांधी एंड टैगोर व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन है, इस बार मेंस में आया हुआ है ये। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन गांधी एंड टैगोर। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, लिख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। बोथ गांधी एंड टैगोर, दोनों गांधी और टैगोर क्या था? सेम व्यू रिगार्डिंग कॉलोनियल एजुकेशन बट देयर आर सम डिफरेंसेस। बहुत सारी चीज़ें मिलता जुलता लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी था। गांधी वाज ए क्रिटिक ऑफ द यूज ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द वेस्ट वाइल टैगोर वांटेड टू हैव ए मिक्सचर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या था? गांधी क्या चाहते थे कि मॉडर्न मशीन को ना लाया जाए, यूज नहीं करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना है, वांटेड टू हैव ए मिक्सचर ऑफ। लेकिन टैगोर क्या थे? टैगोर चाहते थे कि मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों मिल करके काम करें और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को बढ़ावा दे। इन दिस वे टैगोर इम्फेसाइज्ड आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एलोंग विथ टेक्नोलॉजी। टैगोर ने क्या इम्फेसाइज किया? आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ साथ टेक्नोलॉजी को इम्फेसाइज किया। आज का लेक्चर यहीं तक, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।